नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आप सभी का स्वागत है। यह रिसर्च की पार्ट 19 वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, जिसमें जो भाई नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपीएड एग्ज़ाम के लिए, एंट्रेंस के लिए, तो इस वीडियो को आसानी से देखकर अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 62 से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 15 क्वेश्चन कवर करूंगा और रिसर्च से रिलेटेड है। किसी भी पेपर से आप रिलेटेड हों, फर्स्ट पेपर से आप इसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस एंड इट्स मेजर ऑफ रिलायबिलिटी इज नोन एज, यानी कहा है कि अनुपात के बीच भिन्नता और इसके विश्वसनीयता मापन को कहते हैं। अनुपात के बीच भिन्नता और इसके विश्वसनीयता मापन को कहते हैं तो क्रिटिकल रेशियो कहते हैं, क्रिटिकल नाजुक अनुपात कहते हैं, क्रिटिकल रेशियो। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड स्कोर इन द फॉलोइंग। स्टैंडर्ड स्कोर यानी कि स्टैंडर्ड स्कोर की निम्नलिखित के द्वारा पहचान की जाती है। स्टैंडर्ड स्कोर की निम्नलिखित के द्वारा पहचान की जाती है तो ऑप्शन नंबर बी सही है। टी स्कोर, सिग्मा स्कोर, हल स्कोर और परसेंटाइल के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिसर्च पेपर इज ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। एक रिसर्च पेपर जो होता है वो रिसर्च का एक संक्षिप्त रिपोर्ट होती है जो कि आधारित होता है। एक रिसर्च पेपर एक रिसर्च रिपोर्ट की संक्षिप्त रिपोर्ट होती है जो जिसका वर्क आधारित होता है। प्राइमरी डाटा ओनली, सेकेंडरी डाटा ओनली, बोथ। ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और माध्यमिक डाटा जो सोर्सेस हैं उन पे एक रिसर्च की जो रिपोर्ट होती है वो वर्क करती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय, यानी कि जब हम कोई रिसर्च कंडक्ट करने के लिए कोई प्रोसेसिंग करते हैं या रिसर्च हाइपोथेसिस का फार्मूलेशन करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं, तो वह फॉलोड होती है किसके द्वारा? जब कोई हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं और हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं तो किसके द्वारा फॉलोड की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य हैं उसके कथन के द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च बी इन्हांस्ड, यानी कि रिसर्च का कहा है कि रिसर्च की वस्तुनिष्ठता कैसे हम बढ़ा सकते हैं। रिसर्च की जो वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए है कि थ्रू द इम्पार्शियलिटी का मतलब जिसमें पक्षपात न हो। सी है थ्रू द वैलिडिटी वैधता के द्वारा, थ्रू द रिलायबिलिटी विश्वसनीयता के द्वारा। तो ये तीनों चीज़ों के द्वारा हम उसकी ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ 0.85 to 0.94 इस टर्म है, यानी कि गुणात्मक वस्तुनिष्ठता 0.85 से 0.94 के बीच की जो होती है वो हाई होती है। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि गुणात्मकता एक दूसरे के बीच कितनी मात्रा में सहसंबंध है, कितना सहसंबंध है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर 0.85 से 0.94 के बीच का होगा तो हाई माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। रिसर्च स्टडी वेयर ओनली व्यूज आर टू एक्सप्रेस इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर आ गया है तो इसको हम छोड़ते हैं, कोशिश करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का, तो ब्लर आने से आप लोग को दिखेगा नहीं।
इसलिए मैं आगे से लेके चलता हूँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से जो स्टार्ट होंगे जो हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78 से आइए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन्वॉल्व इन सिंगल ग्रुप। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी में एक डिज़ाइन की जाती है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो हम एक ब्लूप्रिंट, एक मेथड तैयार करते हैं, एक स्टेप तैयार करते हैं, वो डिज़ाइन होती है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो कहा है कि ये जो सिंगल ग्रुप डिजाइन होती है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, रिपीटेड मेजर डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए सही है, रिपीटेड मेजर डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 79, द एक्सपेरिमेंटल फैक्टर टू बी कंट्रोल इन रिपीटेड रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट आर द एक्सपेरिमेंटल मेथड। द एक्सपेरिमेंटल फैक्टर टू बी कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल फैक्टर हैं, एक्सपेरिमेंट में जो हमारे अंदर फैक्टर आते हैं सामने, उनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी सही है, एज और सेक्स के द्वारा, और मोटिवेशन और इंटरेस्ट को, और रैंडमाइजेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी को, तो सारे को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, वेदर ए सोर्सेस ऑफ जीनियंस एंड एडमिसेबल इज एविडेंस थ्रू, यानी कि कहा है कि जीनियन का मतलब होता है कि किसको हम एक्सेप्ट करें और किसको रिजेक्ट करें। तो कहा है कि जो भी सोर्सेस एविडेंस के द्वारा, तथ्य के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसको हम किस प्रकार से अपने रिसर्च के अंदर शामिल कर सकते हैं, उसका किसके द्वारा हम उसको शामिल कर सकते हैं, यानी कि जो भी सोर्सेस हमें तथ्यों के द्वारा प्राप्त होते हैं उसको किस विधि से हम उसको किस विधि के द्वारा ले सकते हैं। तो इंटरनल क्रिटिसिज्म, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ ऑफ द एबव। इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या होता है कि आंतरिक आलोचना, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म बायोआलोचना, ये सब हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कहा है कि निम्नलिखित में से सबसे विश्वसनीय मापन है सेंट्रल टेंडेंसी का, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे विश्वसनीय मापन है क्या, मीन है, यानी औसत। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स, यानी कि कहा है कि जब हम दो मीन का कंपेयर करते हैं तो वो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट कौन सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट कौन सा होता है जब हम दो मीन का कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, टी टेस्ट में हम दो मीन का कंपैरिजन करते हैं, एफ टेस्ट में मोर देन टू मीन का, इसको अनोवा भी बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और काई स्क्वायर टेस्ट में जो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर है और रियल वैल्यू के बीच हम जो कंपैरिजन करते हैं, एक्सपेक्टेशन और रियल वैल्यू के बीच जब कंपैरिजन करते हैं तो उसको काई स्क्वायर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, द स्कोर विच अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, द स्कोर विच अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉल्ड। कहा है कि जब कोई स्कोर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी वितरण में ज़्यादा बार आए, मोस्ट बार, फ्रिक्वेंटली बार आए, तो उसे क्या बोलते हैं, तो मोड बोलते हैं। और मोड सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है जिसमें मीन, मीडियन, मोड आते हैं, सेंट्रल केंद्रीय प्रवृत्ति का पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का मतलब कि एनोवा का मतलब एफ टेस्ट। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज यूज व्हेन कंपैरिजन आर मेड एमंग, जब एनालिसिस एनोवा का यूज कब करते हैं, जब मोर देन टू ग्रुप होते हैं, यानी दो से अधिक ग्रुप होते हैं तब एनोवा का टेस्ट करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का। क्वेश्चन नंबर 85 है,
आउट ऑफ द फोर मेजर गोल, आउट ऑफ द फोर मेजर गोल एस्क्राइब टू ऑल रिसर्च विच वन इज ऑड मैन आउट। कहा है कि जो 4 गोल दिए हैं, मुख्य गोल दिए हैं, उस रिसर्च के जो सभी 4 गोल हैं उसमें से कौन सा एक विषम है। रिसर्च के सभी 4 गोल में से कौन सा एक विषम है। तो डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन और एक्सप्लेनेशन, रिप्लिकेशन जो है ये विषम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, ए टेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए नोन फैक्ट। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें आप लोग हाइपोथेसिस का अनुमान लगा सकते हैं लेकिन हाइपोथेसिस होगा नहीं, थ्योरी होगा। कैसे होगा देखिए, आंसर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये टेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉन फैक्ट, नॉन फैक्ट की बात कर रहा है, इज इन ए नॉन फील्ड ऑफ नॉलेज। जब हम कोई एक टेंटेटिव अनुमानित ऑर्गेनाइजेशन संगठित करते हैं एक ज्ञान के क्षेत्र में जो हमें पता है, और एक शार्ट रहता है और क्लियर रहता है एक साइंटिफिक रिसर्च क्वेश्चन के रूप में, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं। सीधे सीधे समझिए कि जब हम ज्ञान के क्षेत्र में किसी ज्ञात फैक्ट को एक अनुमानित एक संगठित क्वेश्चन के रूप में, साइंटिफिक रिसर्च के क्वेश्चन के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो उसको बोलते हैं थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, while define a problem the focus of the researcher should be on determining while defining a problem of focus। जब कोई रिसर्चर किसी समस्या को डिफाइन कर रहा होता है तो उसमें एक मेन फोकस क्या करना चाहिए। जब कोई रिसर्चर किसी प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा था तो उस पर मेन फोकस क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, की इशू ऑफ द टॉपिक। उस टॉपिक का क्या मेन मुख्य इशूज हैं, क्या मुख्य प्रॉब्लम है, क्या मुख्य समस्या है, उस पर फोकस करना चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88, सैम्पलिंग इज कंसीडर्ड टू बी ए की टू। देखिए सैम्पलिंग का जब हम यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च में नहीं यूज करेंगे, लाइब्रेरी रिसर्च में नहीं करेंगे, फिलोसफिकल रिसर्च में नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक की तरह से कुंजी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, the constituent unit of specially defined population share, यानी कहा है कि जो विशिष्ट यूनिट जो संवैधानिक होती है, एक विशिष्ट यूनिट संवैधानिक पॉपुलेशन की शेयर करती है। यानी कि कहा है कि एक विशिष्ट संवैधानिक यूनिट किसी पॉपुलेशन को परिभाषित करती है, एटलीस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कम से कम किसी एक विशेषता को परिभाषित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ एक्शन रिसर्च इज। जो एक्शन रिसर्च होता है उसका मुख्य एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है एक्शन रिसर्च का। तो सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, तुरंत समस्याओं को सॉल्व करना, जो समस्या है उसको तुरंत सॉल्व करना, जो एक्शन रिसर्च का मेन एम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 91 है, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। देखिए सैम्पलिंग 2 तरह की होती है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसमें कहा है कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग स्ट्रैटाफाई रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक है रैंडम सैम्पलिंग, लेकिन कोटा सैम्पलिंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, नल हाइपोथेसिस स्टेटस दैट। नल हाइपोथेसिस, नल का मतलब शून्य, हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड मीन्स। यानी कि जो सैंपल का जो मीन है उसके बीच कोई डिफरेंस नहीं होता है, उन दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं होता है, उसी के लिए बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, जीरो
परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है द वेरिएबल दैट एज्यूम ओनली फिक्स वैल्यूज विथ नो इंटरमीडिएट वैल्यू आर कॉल्ड। कहा है कि कौन सा वेरिएबल है जो ओनली फिक्स वैल्यूज रखता है, कौन सा वेरिएबल है जो ओनली फिक्स वेरिएबल रखता है और उसके बीच कोई इंटरमीडिएटेड वैल्यू नहीं होते, कोई लिंक नहीं होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये फिक्स वैल्यू है 1 2 3 5 4 6, लेकिन अगर हम 1.5 1.6 1.7 1.8 कहते हैं तो ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये इंटरमीडिएट वैल्यूज है। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यू। जब 1 2 3 4 5 काउंट में रहता है, फिक्स वैल्यू में रहता है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यू वेरिएबल। और जब उसके बीच इंटरमीडिएट वैल्यूज रहते हैं तो उसको कंटिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का वेट हो गया, किसी व्यक्ति की हाइट हो गई, तो ये हो गया डिस्क्रीट कंटिन्यूस वैल्यू। जैसे 1.5 1.6 1.7, तो ये सब कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन आर कॉल्ड। जब हम संख्यात्मक रूप से किसी पॉपुलेशन का वर्णन करते हैं तो उससे कहते हैं पैरामीटर्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब किसी पॉपुलेशन का संख्यात्मक रूप से वर्णन कर डिस्क्रिप्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर्स का मतलब होता है कि एक पैमाना जिसको हम माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन इज कॉल्ड। देखिए, कहा है कि जब मीन वैल्यूज, पॉपुलेशन के मीन वैल्यूज और उसके सैंपल मीन के बीच का डिफरेंस जब हम देखते हैं, जब किसी पॉपुलेशन के मीन वैल्यू और सैंपल के मीन वैल्यू के बीच जब डिफरेंस देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सैंपलिंग ईरर। ध्यान दीजिएगा कि जब पॉपुलेशन के मीन वैल्यू और सैंपल के मीन वैल्यू के बीच जब हम डिफरेंस देखते हैं तो उसको बोलते हैं सैंपलिंग ईरर। ऑप्शन नंबर ए सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन कह रहा है कि क्रुस्कुल-वालिस टेस्ट इज यूज इन। क्रुस्कुल-वालिस टेस्ट यूज प्रयोग किया जाता है तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होती हैं? मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। और पैरामेट्रिक टेस्ट वो है टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सब पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 दिया है कि इफ़ देयर इज ए डाटा विच क्वालिटेटिव इन नेचर हाउ विल वी कोरिलेट देम। कहा है कि यदि कोई डाटा क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, प्राकृतिक में गुणात्मक है तो उसे हम कैसे कोरिलेट करेंगे। यानी कि कोई डाटा, जो कोई प्रदत्त कोई डाटा क्वालिटेटिव गुणात्मक है, प्राकृतिक में गुणात्मक है, उसकी नेचर गुणात्मक है, तो उसे हम किस प्रकार से कोरिलेट करेंगे एक दूसरे को। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। रैंक कोरिलेशन के द्वारा हम एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस कुछ फार्मूला दिए हैं कि V1 माइनस V2, V1 माइनस 98 में है V1 माइनस V2 अपॉन U1 माइनस U2 इक्वल टू माइनस ई इज, मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 और इस वीडियो का यह सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 99। ए बॉल शेप्ड कर्व सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रीजन। यानी कहा है कि एक कोई बॉल शेप्ड कर्व है, बेल शेप्ड, या और डिस्ट्रीब्यूशन पे ये शो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये किस कारण शो कर रहा है? तो इसमें सैंपल आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड होमोजेनियस। कहा है कि सैंपल जो होते हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं, और दो है सैंपल आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक सही है। यानी कि सैंपल जो होते हैं समान रूप से वितरित होते हैं।
किसी वितरण पे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। द सैम्पलिंग मेथड चूजन व्हेन द मेंबर ऑफ ए स्पेशल पॉपुलेशन आर डिफ़िकल्ट टू लोकेट। कहा है कि जब कोई हम सैम्पलिंग मेथड्स का यूज करते हैं और किसी स्पेशल पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं, किसी विशेष पॉपुलेशन को लिए यूज करते हैं, मेंबर के लिए यूज करते हैं, तो उसको कौन सा सैम्पलिंग बोलते हैं? अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग और इमेंशनल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो उसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रकार मैं आज टोटल 100 क्वेश्चंस को कवर किया हूँ और आज तक की वीडियो में 100 क्वेश्चंस को कवर किया हूँ। इसी तरह मैं 20 करके क्वेश्चन डालता रहूँगा। मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ डायरेक्ट आपके यहाँ तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।